कवर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। वैसे इसमें ह्यूमन के सारे सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उन सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक अगर हम बात करें ब्लड के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बोन्स के बारे में भी। तो इस तरह ह्यूमन बॉडी सारी की सारी जो है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है, ठीक है, फिर ही हम चल पाएंगे ना कोऑर्डिनेशन सिस्टम की तरफ। तो कोऑर्डिनेशन ये होती है कि मतलब हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है और हमारी पूरी बॉडी क्या करती है, कोऑर्डिनेट करके, मतलब आपस में एक ताल्लुक कायम करके काम करती है, ठीक है। मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप लोग सुन रहे हैं, तो दैट नेवर मीन्स कि मेरी जस्ट जो है वो जुबान काम कर रही है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। अब देखें, मैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ रही हूँ और मेरा ब्रेन इस वक्त एक्टिव है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्लास आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आपका जो है वो आपसे बात कर रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, मेरे सामने एक लेक्चर ओपन है, मैं उसको रीड कर रही हूँ, मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर मैं उसको बोल रही हूँ, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स कि इसमें मेरी जस्ट जो है वो जुबान इन्वॉल्व नहीं है। मेरी सबसे पहले मेरी आंखें जो उसको देख रही हैं, मेरा ब्रेन एक्टिव है जो इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है कि आई एम इन द क्लास और मैंने क्या करना है, मैंने ये चीज़ जो है वो बोलनी है, ठीक है। और उसके साथ अगर मैं अपने हाथों को मूव कर रही हूँ, कुछ मेरे गेस्टर्स हैं, तो वो भी क्या होंगे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो मेरी पूरी बॉडी जो है वो मिलकर काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जी बच्चे, क्लियर हुआ है कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है, और जब पूरा सिस्टम मिलकर काम करता है इस पे, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम। जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। साथ साथ आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं या नहीं। सबको समझ आ गई कोऑर्डिनेशन सिस्टम की? जो जो बच्चे क्लास में हैं यस यस मैम। वो भी, मैम। बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो साथ साथ मुझे रिस्पॉन्ड करते जाएं, फिर ही पता चलता आप लोगों का कोऑर्डिनेशन सिस्टम कितना एक्टिव है। आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलिए फर्दर स्टार्ट करते हैं। जी फिजा, आपने हैंड रेस किए, तो क्वेश्चन है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट हम देखते हैं। आपने देख लिया कोऑर्डिनेशन क्या होती है। अब अगर आप देखें हमारी बॉडी में, अगर हम ह्यूमन की बात करें, बिकॉज हम ह्यूमंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ह्यूमंस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो दो तरीकों से होती है, ठीक है। दो तरीकों से कोऑर्डिनेशन होती है, एक होती है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। इसे देख ले, हम बात करें, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक तो आते हैं ह्यूमंस, ठीक है, और उसके बाद आते हैं एनिमल्स आएंगे, ठीक है। इंसान किसके अंदर है, इंसान एनिमल्स के अंदर आता है। और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो प्लांट्स की होती है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी किसकी होती है, प्लांट्स की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी एनिमल्स की होती है और एक कैटेगरी प्लांट्स की होती है, मेनली अगर हम बात करें तो। वैसे तो अगर हम देखें तो जो वैसे 5 किंगडम्स है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, दैट मीन के इस पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिएचर है उसको कितने किंगडम्स में डिवाइड किया गया, 5 में। लाइक अगर हम बात करें, किंगडम प्लांटी है, ठीक है, फिर किंगडम एनिमेली है, फिर किंगडम फंजाई है, इस तरह से। अब जो फंजाई है और जो प्लांटी है ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। फंजाई जो है वो एनिमल से भी डिफरेंट, प्लांट से भी डिफरेंट है। वैसे तो 5 कैटेगरी है, लेकिन मेनली हम किस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, किंगडम एनिमेलिया को। और मैं किंगडम एनिमेलिया को यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करने जा रही हूँ किंगडम प्लांटी के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है दो तरीकों से, एक होती है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। आपने ना इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से होती है, और उसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब हार्मोनल कोऑर्डिनेशन।
और इंसान के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है दो तरीकों से, एक होती है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा ना मैं इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर देती हूँ कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में और नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है। समटाइम क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, ठीक है। अगर आपने खाना खाया या आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं आपके ब्रेन से, ठीक है। केमिकल्स रिलीज होंगे आपके ब्रेन से, वो जाएंगे ब्लड में और ब्लड से वो फिर ट्रैवल करते हुए जाएंगे गुर्दों के पास, ठीक है। सॉरी। वो जा सकते हैं किडनी के पास, ठीक है। और जस्ट अ मिनट। हाँ जी। अब वो जो हार्मोन मैंने आपको बताया कि केमिकल्स रिलीज होंगे आपके ब्रेन में से, ब्रेन से जब वो रिलीज होगा ब्रेन से जाएगा ब्लड में और ब्लड से जाएगा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करेंगे उस केमिकल के बदले में, उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, हमारी किडनी की बात कर लें, तो वो भी कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो जाकर किस पे इफेक्ट करेंगे, किडनी के ऊपर, और किडनी क्या करेंगी, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी। ये जो था केमिकल जो कि कहाँ से रिलीज हुआ, हमारे ब्रेन से, ठीक है। अब दूसरी कोऑर्डिनेशन क्या हुई, जब हार्मोन निकला हमारी ब्रेन में, वो बॉडी में गया और उसने कोऑर्डिनेशन किया बॉडी में, पूरी बॉडी में। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो जब भी कोई बंदा आपको आवाज़ देता है या आपको टच करता है या आपको मारता है किसी भी तरीके से, या आपको गलत तरीके से वो बोल रहा है, तो आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको पकड़ता है। वो एनर्जी जाके आपके न्यूरॉन्स को हिट करती है, ठीक है। और फिर वो मैसेज ट्रैवल करता है बाय न्यूरॉन्स और जाता है आपके ब्रेन तक। फिर आपका ब्रेन जो है वो फर्दर आपको प्रोसेस करता है, फिर आपको दोबारा से रिवर्स मैसेज, वो मैसेज का जो आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो ये आपने देखा पूरा प्रोसेस किसके जरिए हुआ, नर्व्स के जरिए हुआ, मैसेज नर्व्स के जरिए ब्रेन तक पहुंचा। और दूसरा हमने तरीका कौन सा देखा था, जिसमें हमारा ब्रेन क्या करता है, उस ब्रेन के कुछ पार्ट्स, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, वो हार्मोन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो इस दो तरीकों से हमारी बॉडी क्या करती है, कोऑर्डिनेशन। ये बच्चे क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी। फिजा अली बच्चे, आपको समझ आ रही है? और ये शीजा नाज, बच्चे आप लोग क्लास में नहीं है या मेरी वॉइस नहीं आपको जा रही? ओके। साथ साथ आप लोगों ने मुझे जो है वो बताते जाना, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी आप क्वेश्चन कर सकते हैं फौरन। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम है, हमने देखा कोऑर्डिनेशन दो तरीकों से होती है, हार्मोनल और नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नर्वस सिस्टम के जरिए जो कोऑर्डिनेशन होती है, अब इसको हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। अब हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को अपने साइड पे कर दिया, किसको पढ़ने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें मेन दो तरह का वैसे नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। एक नर्वस सिस्टम को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जो लोअर एनिमल्स होते हैं ना, क्योंकि इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान आता है एनिमल्स के अंदर, तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके अंदर होता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। लेकिन जो इंसान है या जो कह लें हायर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है। और दूसरी हमने बात की थी लोअर एनिमल्स की, जिनके अंदर डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम होता है। जो डिफ्यूज्ड होता है ना, उसके अंदर कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इंसान के अंदर। जो उसका ब्रेन है और जो उसका स्पाइनल कार्ड है, वो पार्ट है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और बाकी जो नर्वस सिस्टम होगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आता है हमारा दिमाग और हमारा स्पाइनल कार्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद हरामात। ठीक हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है मौजूद स्पाइनल कॉर्ड।
और बाकी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है ये न्यूरॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, अब न्यूरॉन आप इस तरह से कह सकते हैं एक छोटा सा धागा है, वो धागा लंबा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। यही धागे आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और इन्हीं धागों के जरिए क्या होगा, आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक हो गया। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, लाइक अ थ्रेड। ये आपकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, फैले होते हैं, जाल बना होता है इनका। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि एक थ्रेड के साथ दूसरा थ्रेड जुड़ा हुआ हो। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका मतलब क्या है कि जो न्यूरॉन्स है ये हमारी बाजू में, ठीक है, हमारी टांगों में और हमारी बाकी बॉडी में फैले हुए हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स है वो हमारे दिमाग में है और रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड में है। अब जो मेन नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है ना, वो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक हो गया। मेन हिस्सा हमने इसको क्यों बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ के साथ कोई चीज़ गर्म टच होती है तो वो मैसेज कहाँ तक जाएगा, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और आप अपना हाथ क्या करेंगे, पीछे करेंगे। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आ रही है? यस मैम। ओके। हाँ जी, अब हमने देख लिया, हमने पहले कोऑर्डिनेशन देखा, फिर हमने देखा कोऑर्डिनेशन दो तरीकों से होती है, हार्मोन्स के ज़रिए होती है और नर्व्स के ज़रिए होती है। फिर जो जहाँ जिस सिस्टम में हम नर्व्स को पढ़ते हैं ना, उस सिस्टम की को क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। हमने उसकी बात कर ली। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं और पेरिफेरल में बाकी के बॉडी के बाकी हिस्सों में, लाइक लाइक आर्म्स में, लेग्स में और बाकी हिस्सों में। ठीक है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। कि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये ओवरऑल वैसे न्यूरॉन्स की टाइप है। थोड़ा सा सिंपल करके फिर बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होती है, नर्व्स ही होती है। नर्व्स क्या, लाइक अ थ्रेड। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में से जो है ना वो बाहर से मैसेज रिसीव करती है और बॉडी जो मैसेज देती है वो लेकर बॉडी से आगे जाती है। अब जो न्यूरॉन्स है वो कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। बात ज़रा समझिएगा कि वो न्यूरॉन्स जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं और जो किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, जो किसी भी इन्वायरमेंटल, फॉर एग्जांपल आपको ठंड लग रही है, आजकल ठंडा मौसम है, आपको ठंड लग रही है, तो वो ठंड आपकी कौन रिसीव कर रहा है, कौन परसेप्शन कौन कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। आपके सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से ही आपको ज़्यादा ठंड लग सकती है, कम ठंड लग सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके वो न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाए, तो अगर आपके वो न्यूरॉन्स वहाँ पे काम करना छोड़ दें, आपका नर्वस सिस्टम वहाँ पे काम करना छोड़ दे, तो आपको ठंड भी महसूस नहीं होगी। ठीक है, ना ही आपको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर, सेंस नहीं कर। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और ये मैसेज लेके किसके पास जाते हैं, ब्रेन के पास। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और इसको परसेप्ट कर रहे हैं, मतलब परसेप्शन का परसीव कर रहे हैं आप इसको, आपको समझ आ रही है मेरी आवाज़ की मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये आवाज़ आपके कानों में जो जा रही है इसको रिसीव कौन कर रहा है, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, इसको, इस आवाज़ को आपके ब्रेन तक कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। अब आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे और स्पाइनल कार्ड में जो न्यूरॉन्स होंगे उनका नाम क्या होगा, उनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक हो गया, उनका काम क्या होगा, क्योंकि इंटर का मतलब ऐसे भी होता है दरमियान वाला। उनको वो क्या होंगे, ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में, और उनका काम क्या होगा, जो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन लेकर आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना, फिर आपका ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर मैसेज दोबारा भेजेगा आपको वापस आपकी बॉडी की तरफ। वो मैसेज क्या होगा, जो आपने रिस्पॉन्ड कर, वो मैसेज वापस किसके ज़रिए जाएगा, या वो मैसेज वापस कौन लेकर जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स। जी बच्चे, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am.
हाँ जी, मुझे कोई बच्चा बताएगा कि सेंसरी मोटर और इंटर न्यूरॉन्स में डिफरेंस क्या है? जिसको अच्छी समझ आई है वो बता दे। मैम सेंसरी जो है ये जो हम महसूस करते हैं या फील करते हैं, जी जी, ठीक है। और जो इंटर वाला है वो जब ब्रेन में या अपना रीढ़ की हड्डी में जो राम मगज होता है वहां पर जब जाता है तो उसे प्रोसेस करता है। और जो बिल्कुल। मोटर है वो जो हम फिर उसके बदले में रिस्पॉन्ड करता है वो मोटर वाला सिस्टम है। हाँ जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल, वेरी गुड। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा, समझ ना आई हो तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकती हैं, मैं इसको रिपीट कर दूंगी। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चलते हैं। जो हमने देखा है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा प्रोटेक्टेड कैसे है, तो ये आपने याद रखना है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 3 तरीकों से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, कितने तरीकों से? 3 तरीकों से प्रोटेक्टेड है। अच्छा जी, 3 तरीकों से किस तरह से प्रोटेक्टेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम ब्रेन की ही बात कर लें तो ब्रेन के अराउंड आपने देखा होगा कि एक हमारा जिसको खोपड़ी बोलती है, ठीक है, वो बोन्स होती है और उसको क्रेनियम बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में क्रेनियम भी बोलते हैं और स्कल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्कल है, ये जो क्रेनियम है, दैट इज यू कैन से बोन्स, और ये क्या कर रही है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। फर्स्ट कवरिंग ये होगी, सबसे ऊपर जो कवरिंग होगी वो ये होगी। अब जो बोन्स है उनके नीचे जो होंगी वो कुछ लेयर्स होंगी, 3 लेयर्स होंगी। ठीक है, 3 लेयर्स होंगी, उनको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। अब ये बोन्स के हड्डी जो होगी, जो क्रेनियम है उसके नीचे होंगी, 3 लेयर्स होंगी, उनको बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस किसको कवर कर रही है? हमारे ब्रेन को। ठीक है, अगर हम ब्रेन से शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ब्रेन दरमियान में हमारा ब्रेन है तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? पहले 3 कवरिंग्स आएंगी, उन कवरिंग्स को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। 3 तहें होंगी। ठीक है, वो 3 लेयर्स किसकी होंगी? वो पूरे ब्रेन को कवर कर रही है, वो मेनिंजेस है। वहां पर क्या होता है? आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, या आपका जो आप कह लें कि जो बाकी लिम्फेटिक सिस्टम आप कह सकते हैं, लाइक लिम्फ, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह वहां से निकलता है, तो ब्लड वेसल्स वहां से वो ब्रेन में एंटर होती है। और मेनिंजेस के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला प्रोटेक्शन होगी वो क्या होगी? बोन्स और क्रेनियम। क्रेनियम जिसको बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 3 कवरिंग्स होती है, तो तीसरी कवरिंग क्या होती है? जो ब्रेन है उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, उन चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। यहाँ पे आपने एक और चीज याद रखनी है, जो हमारा हार्ट होता है उसमें भी 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। लेकिन जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर भी चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल। और उन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CSF। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये बिल्कुल आप कह लें कि हमारे जो ब्लड है, अगर हम बात करें अपने ब्लड की, ह्यूमन ब्लड की बात करें, तो अगर उसमें से सेल्स को निकाल दिया जाए, ठीक है, ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करें, खून की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। अगर हम ये 3 सेल्स हमारे ब्लड में से निकाल दें तो बाकी जो हमारे पास लिक्विड आएगा उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो सिमिलरली दैट इज सेड कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन किस तरह से होती है? वो किस तरह का होता है? वो प्लाज्मा की तरह का होता है। तो ये भी क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम जंप्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, या चलते हुए कभी बंदा लड़खड़ा भी जाता है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कौन करता है? जो फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन में, वो, ताकि जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो खराब ना हो, क्योंकि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो ये मेन 3 कवरिंग होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो पहले मैंने बात की ब्रेन की, तो सिमिलरली जैसे ब्रेन में ये कवरिंग्स होंगी, सेम में यही कवरिंग्स होंगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में।
ठीक है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड की होगी ना बोन्स, उनको हम बोलेंगे वर्टिब्री। उसमें भी सबसे आउटर क्या होगी, वर्टिब्री होगी, उसके बाद मेनिंजेस होंगी, और उसके बाद क्या होगा, जो है उसके अंदर फ्लूइड होगा, और उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी। मैम ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। दोबारा बता देती हूँ बच्चे। अगर हम बात कर, अच्छा ब्रेन वाला भी समझ नहीं आया, दोनों बताऊँ? जी मैम। अगर हम अपने ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात करें ना, तो आप जब अपने सर पे हाथ लगाते हो तो आपको हार्ड सा महसूस होता है, ठीक है, सख्त महसूस होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, बोन्स, मतलब हड्डी है, पूरी की पूरी हड्डी है, जिसने आपके ब्रेन को क्या किया हुआ है, कवर किया, और इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी का सर हम काटते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का सर काटते हैं, तो जब हम उसका सर काटेंगे तो पहले क्या हमें फेस करना पड़ेगा, उसकी बोन। ठीक है। बोन के नीचे जो हड्डी होगी ना, जो हमें बाहर से नजर आती है, जब हम काटेंगे तो उसके नीचे क्या होंगी, 3 लेयर्स होंगी। 3 लेयर किसकी होगी, जैसे स्किन की लेयर होती है 3, इस तरह की 3 लेयर्स होंगी, सॉफ्ट होंगी वो। उनका भी काम क्या होगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। और वहां पर क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स वगैरह जाएंगी ना ब्रेन के अंदर, वहां से होके जाएंगी। ठीक है। अब देखें, ये तो होगी 3 लेयर्स मेनिंजेस, और ऊपर क्या होगी, खोपड़ी। अब ब्रेन के अंदर भी क्या होती है, एक तरह की प्रोटेक्शन होती है, ब्रेन के अंदर भी हाने बने होते हैं। उन हानों के अंदर क्या होता है, पानी होता है। वो जो पानी होता है ना, बेसिकली वो ब्रेन को क्या कर रहा होता है, बचा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप जंप्स और बोल्ट्स आपको फेस करना पड़ते हैं, ठीक है, भागते हैं आप, तो आपका ब्रेन के जो पार्ट्स होंगे वो भी कुछ हद तक मूव करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो वो आपस में रगड़ खा सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। तो पानी जो लिक्विड है वो क्या कर रहा होता है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जब कभी आप जो है ना वो घूम रहे होते हैं, बचपन में आप सब ऑफकोर्स आप खेलते होंगे, घूमते होंगे, तो जब आप चक्कर लगा रहे होते हैं, गोल गोल चक्कर, उसमें क्या होता है कि आपको चक्कर महसूस होती है। ठीक है। तो जब आप बैठ भी जाते हो तो काफ़ी देर तक आपको चक्कर महसूस हो रहे होते हैं। वो जो चक्कर आपको काफ़ी देर तक महसूस हो रहे होते हैं, वो आपके ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, वो भी मूव कर रहा होता है, तो आपको चक्कर आ रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें ना स्पाइनल कॉर्ड की, रीढ़ की हड्डी है जो, उसकी बात करें, तो उसके अंदर, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, उसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो लंबी लंबी तारें हैं जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में पड़ी हुई हैं। ठीक है। पूरी लंबी लंबी तारें हैं, लंबी तारों का गुच्छा है, और उसके अराउंड क्या है, हड्डियां हैं। वो जो हड्डियां उसके अराउंड है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 3 लेयर्स होंगी, जो कि क्या कर रही होंगी, सेम आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सराउंड कर रही होंगी। और उसके अंदर सेंटर में क्या होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड। जी बच्चे, क्लियर है? यस यस। मैम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने देख लिया, जिसमें हमारा मेन क्या था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अगर मेरी स्पीड तेज़ हुई तो तभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी स्पीड तेज़ है, मैं कम कर लूँगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने ये देखा था, 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ पे मैंने मोटर न्यूरॉन को क्यों हाईलाइट किया, वो भी हम देख लेते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही काम है, और उनका काम क्या है कि जितने भी मैसेजेस हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, उनको ब्रेन तक लेके जाना। ठीक हो गया। अब जो रिस्पॉन्ड कर रहा है आगे से, ठीक है, वो क्या है, मोटर न्यूरॉन। अब जो सेंसरी है उसने कहीं से भी मैसेज लेके ब्रेन की तरफ, अगर ब्रेन के पास चले जाना है। लेकिन जो मोटर है, जो मैसेज वापस आ रहा है, वो बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक जाएगा, डिफरेंट रीजन्स में तक जाएगा। तो कुछ रीजन्स हमारी बॉडी के हमारे कंट्रोल में होते हैं, और कुछ जो रीजन्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैसेज मेरे बाजू तक आ रहा है या मेरी टांगों तक आ रहा है, टांगे तो मैं अपनी अपनी मर्जी से मूव कर सकती हूँ, इसी तरह बाजू में अपनी मर्जी से मूव कर सकती हूँ।
फॉर एग्जांपल अगर मुझे गुस्सा आया हुआ है या मैं किसी भी जो है आप कह रहे हैं कि इमोशनल अटैक जो है उसका शिकार हूँ, तो उसके नतीजे में मैं क्या करूँगी, अपने हाथ को अगर मैंने गर्म पानी में रखा हुआ है तो मैं अगर अपने आप को फॉर एग्जांपल मैं इस टॉर्चर करना चाह रही हूँ या मैं अपने आप को तकलीफ देना चाह रही हूँ किसी भी वजह से, गुस्से में हूँ या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो मेरा ब्रेन तो मुझे ये कह रहा है कि मैं हाथ पीछे कर लूँ, लेकिन मैं अपना हाथ पीछे नहीं कर रही। दैट मीन कि वो पार्ट मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, समझ आइए। और इसी तरह अगर दूसरा मैसेज जो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए मेरे दिमाग मेरे स्टमक तक जाता है, तो स्टमक की वर्किंग तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन मैसेज स्टमक के पास भी लेके जा रहा है और मैसेज मेरे बाजू और टांगों तक भी लेके आ रहा है, जो मेरी चीज़ें मेरी कंट्रोल में है। जब मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा आपकी बाजू तक, टांगों तक, वो आपके कंट्रोल में है। उस वक़्त जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि ये कौन सा नर्वस सिस्टम है? वोलंटरी। ठीक है, वोलंटरी चीज़ वो होती है दैट इज़ अंडर योर कंट्रोल। और उसके बरक्स अगर मैसेज मेरे स्टमक तक जा रहा है, मेरी किडनी तक जा रहा है, अगर हम बात करें अब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक जा रहा है, आपके हार्ट के पास जा रहा है, तो इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप इस मैसेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं? जी। क्या आप अपनी नो। मर्ज़ी से हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अपनी मर्ज़ी से अपने स्टमक को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टमक हमारा जब हम खाना खाते हैं तो वो मूवमेंट करता है, हम उसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दीज आर इनवॉलंटरी एक्शन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये वो मोटर न्यूरॉन जो हमारी बॉडी के उन ऑर्गन्स तक रिस्पॉन्स लेकर जाएगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो नर्वस सिस्टम होगा उसको बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आप इसको इस तरह से याद कर सकती हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो डैट मीन कि वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं and that system is not under our control. On the other hand, if we talk about somatic nervous system, and the somatic nervous system is under human control, वो हमारे कंट्रोल में होगा। ठीक हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें इंपॉर्टेंट 3 तरह की डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, जैसे मोटर न्यूरॉन है तो वो इंटायरेक्ट, एक तो इंटायरेक्ट डिवीजन होगी, एक सिंपैथेटिक डिवीजन होगी और एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होगी। इंटायरेक्ट डिवीजन होती है ना, इसमें हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन तक मैसेज जा रहा है, मोटर न्यूरॉन उन तक मैसेज लेके जा रहा है, तो कौन सी डिवीजन बनेगी? इंडायरेक्ट डिवीजन। उसके बरअक्स अगर वो आप जो है ना बिल्कुल रिलैक्स सिचुएशन में है, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, तो वो कौन सी डिवीजन होगी, वो कौन सा नर्वस सिस्टम होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये होगा बिल्कुल सुकून वाला, जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, घर में आराम से बैठे हुए हैं, खाना खाया, डाइजेस्ट हो रहा है, बड़ा सुकून है। ऑन द अदर हैंड जब आप टेंशन में हैं तो आप खाना भी खाएंगे, नहीं खाएंगे, ठीक है, आपके डाइजेशन, अगर आपने खाया भी हुआ है तो आपकी जो डाइजेशन होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, आप लड़ने के लिए, जब भी आप किसी भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं या किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल नहीं होते, तो उस वक्त आपका कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है? पैरासिम्पैथेटिक। एंड व्हेन यू आर नॉर्मल, ठीक है, जब बिल्कुल आप नॉर्मल है और बिल्कुल अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, रेगुलर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रूटीन वर्क जब वो नॉर्मली कर रहे हैं, देन योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस। ओके, अब न्यूरॉन्स के हवाले से कुछ जनरल क्वेश्चंस देख लेते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देखते हैं और इसके जनरल क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 100 ऑफ बिलियंस जो है वो नर्व सेल्स हैं। 100 ऑफ बिलियंस मतलब 100 बिलियन, 100 बिलियन तक क्या है, नर्व सेल्स है। और इनके ऊपर जब भी आप कोई मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 200 मीटर पर आवर। 200 मीटर एक घंटे में। 200 मीटर जो है वो, आप ये देखें कि कोई भी मैसेज है तो वो 200 मीटर उसकी स्पीड होगी एक घंटे। तो हमारी तो पूरी बॉडी जो है वो 200 मीटर तक नहीं है। इसी वजह से जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्विक होते हैं। ठीक है, फ़ौरन जैसे ही आप आवाज़ सुनते हो फ़ौरन आप रिप्लाई करते हो। ठीक है, दीज आर क्विक रिस्पॉन्सेज। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन।
जो कोई भी न्यूरॉन है ना जो मैसेज लेके जा रहा है, ठीक है, जैसे हमने बात की न्यूरॉन लाइक थ्रेड्स, थ्रेड्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं मैसेज, पहले एक में थ्रेड के पास मैसेज आ रहा है वो अगले थ्रेड को देगा, फिर अगले को, फिर अगले को, और फिर इस तरह से मैसेज मैसेज कहाँ तक चला जाएगा, आपके दिमाग तक। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज सोमा, ठीक है, जो सेल बॉडी होती है ना उस सेंटर वाला हिस्सा उसको बोलते हैं सोमा। उसके अंदर ना ऑर्गेनेलिज होती है। और ये चीज़ भी बेटा याद रखें कि कोई भी सेल है, जैसे ह्यूमन बॉडी में है, प्लांट्स की बॉडी में है, ये एनिमल्स किसी की भी बॉडी में है, सेल है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज होती है जिसकी वजह से वो सेल काम करता है। तो यहाँ पर भी जो सेल बॉडी है दैट इज कॉल्ड सोमा, और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज होंगी। उन ऑर्गेनेलिज की वजह से वो जो न्यूरॉन होता है वो काम करता है। के बाद आगे जो इसके 2 पार्ट, नंबर 1 इज एक्सॉन एंड नंबर 2 इज डेंड्राइट, ठीक है, एक होता है एक्सॉन और एक होता है डेंड्राइट। अब एक्सॉन से याद रख लें कि ये बॉडी से मैसेज अवे लेके जाता है, ठीक है, बॉडी से अवे लेके जाएगा, और डेंड्राइट मैसेज टुवर्ड्स द बॉडी लेके जाएगा, बॉडी की तरफ मैसेज लेके जाएगा डेंड्राइट। अच्छा, अब नीचे देखिए ज़रा, नेक्स्ट मैंने रिफ्लेक्स एक्शन भी थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। कोई भी जब आप रिस्पॉन्स करते हो किसी भी स्टिमुलस को, तो उस पूरे के पूरे एक्शन को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। अब जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना हमारे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हम सम टाइम ये भी कहते हैं, जैसे आंखों का झपकना, ठीक है, या कुछ हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो रिफ्लेक्स होती है, लाइक वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो वो बेसिकली कोई स्टिमुलस होता है, उसके बदले में वो रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खड़े हैं और आपके सामने वाला आपको लगे कि आपकी तरफ कोई जो है वो पत्थर वगैरह या कोई स्टिक या कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान दे सके वो आपकी तरफ फेंक रहा है, आप अचानक क्या हो जाएंगे, आप अपनी तरफ को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लेफ्ट या राइट बेंड करेंगे, ठीक है। तो दैट वाज क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो नर्व है उसके डायग्राम आप देख सकते हैं, उसमें ऊपर वाला जो पार्ट है वो डेंड्राइट है, और दरमियान में जो गोल सा बना हुआ है ना, ये न्यूक्लियस होगा। और बेसिकली ये क्या बना रहा है? सेल बॉडी है, सोमा बोलते हैं इसको। बाकी ये जो लंबी सी लाइन आ रही है इसको बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो एक्सॉन के ऊपर छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं ना कवरिंग, इस कवरिंग, ये जो कवरिंग होती है ये होती है माइलिन शीथ की कवरिंग। ये शीट होती है, ये लिपिड से मिलके बनी होती है, ठीक है, लिपिड जैसे, जिसको ऑयल या फैट्स भी आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये इस तरह का होता है न्यूरॉन, और फिर ये आगे क्या होगा? एक और न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो न्यूरॉन फिर अगले न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जहाँ पे जुड़ता है उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो जहाँ पे, जिस पॉइंट पे अब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं साइनेप्स। ये बच्चे क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। Yes. मैम जो पेरिफेरल माइलिन का जो सेकंड टाइप है वो एक दफा रिवाइज करवा सकती है? सेकंड टाइम, सेकंड टाइप सेकंड टाइप जो है ऑटोनॉमिक, जी ऑटोनॉमिक जी नर्वस वो सिस्टम। हाँ जी, क्यों नहीं। अब जो इसके जो ऑटोनॉमिक तीनों नर्वस सिस्टम होता है ना, इसमें 3 डिवीजन है। नंबर 1 इज एंटायरिक डिवीजन, नंबर 2 सिंपैथेटिक डिवीजन एंड नंबर 3 पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। इसके बारे में मैंने ये बताया था कि जो एंटायरिक डिवीजन होती है, ये आपके सारे के सारे जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनको डील करती है। अब इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरह से डील करती है? फॉर एग्जांपल, आपके ब्रेन ने कोई मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, तो मोटर न्यूरॉन्स वो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे जो मैसेज लेकर जाएंगे वो किस में आएगा? एंटायरिक डिवीजन में, ठीक है। ठीक है। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ मैसेज आ रहा है। उसके बाद 2 ठीक है। डिवीजन में हमने ये देखा था, एक था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम